डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मुआज़ की फ़ाइल को एक्सप्लेन करने लगा हूँ मैं C++ में। CS201 की फ़ाइनल टर्म फाइल है और इसकी दो वीडियोस बनेंगी। एक वीडियो जो है ये फ़र्स्ट वीडियो है, इसमें पेज नंबर 1 to 22 कवर किए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी पेजेस जो हैं वो कवर किए जाएंगे। जी, A template function must have at least one generic data type। टेम्पलेट फंक्शन जो है, जैसे वेरिएबल में डेटा टाइप लाजमी होती है, इसी तरह टेम्पलेट फंक्शन जो है ना, इसमें भी डेटा टाइप लाजमी होती है। जेनरिक डेटा टाइप में आता है इंटीजर यानी इंट, फ्लोट, डबल, करैक्टर वगैरह। ठीक है, ये जेनरिक डेटा टाइप्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ बेस्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन। अच्छा, याद रखें, फ्रेंड फंक्शन जो है ना, अगर दोस्त है तो वो हर लिहाज से दोस्त होगा। अब फ्रेंड फंक्शन जो है उसे आपने डिक्लेयर करना है, तो जो क्लास होती है ना, क्लास में नॉर्मली दो पोर्शन होते हैं, उसके तीन भी हो सकते हैं। एक तो होती है पब्लिक एरिया, एक होता है प्राइवेट एरिया और एक होता है प्रोटेक्टेड एरिया। जो फ्रेंड फंक्शन है उसे हम पब्लिक में, प्राइवेट में, प्रोटेक्टेड में, क्लास में कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है, इट कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर इन क्लास एज दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट कीवर्ड्स। ओके हो गया। Which of the following is the declaration of overloaded pre-increment operator implemented as member function। आपने ये देखें, ये है प्री इंक्रीमेंट। प्री का मतलब होता है पहले, इंक्रीमेंट C++ में जहाँ भी आता है इट मीन्स प्लस प्लस के दो साइन होते हैं। अब ये ओवरलोडेड ऑपरेटर जो है, जिसमें हमने प्री इंक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए सिंपल सा है, क्लास का नाम आएगा, ठीक है, ऑपरेटर लिखा आएगा और फिर प्लस प्लस के दो साइन पहले आएंगे और उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट्स फंक्शन को शो करती हैं। ठीक है, जहाँ भी लफ्ज़ फंक्शन आएगा ना, वहाँ पर फंक्शन के साथ छोटी ब्रैकेट्स लाजमी आएंगी। अब ये देखें कि मैंने जो कि बताया आपको, प्लस प्लस के दो साइन आने चाहिए, तो जब प्लस प्लस के दो साइन आएंगे तो ये ऊपर वाली दो ऑप्शंस तो वैसे ही गई, ये दो ऑप्शंस रह गई। इन दो ऑप्शंस में देखिए, इसमें आ रहा है इंट आर्गुमेंट्स में। जो जर्नल डिक्लेरेशन होती है उसमें आपको भी पता है कोई भी स्पेसिफिक डाटा टाइप या कोई भी चीज़ नहीं लिखी जाती। जर्नल जो है वो जर्नल नाम से ही लिखा जाता है, इसलिए ये भी गया तो पीछे यही बचता है। क्लास इज़ ए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, ये आपने वैसे ही याद करना है। क्लास जो है, जैसे डाटा टाइप से नहीं होते, इंटीजर्स, फ्लोट, करैक्टर CHAR से। ठीक है, इसी तरह अगर आपने अपनी कोई डाटा टाइप बनानी है तो वो क्लास होती है। यूज़र ख़ुद से कोई डाटा टाइप बनाना चाहता है तो वो क्लास का नाम देता है उसे। हाउ मैनी बाइट्स विल बी द पॉइंटर इन PTR ऑफ टाइप इंट मूव इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन PTR प्लस इक्वल 3। अब देखें, यहाँ पे देखने वाली चीज़ है इसकी डाटा टाइप इंट। अब इंट जो है वो 4 बाइट्स का होता है। इंट्स जो है वो 4 बाइट्स का होता है और ये पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट पे ये जो आपका पॉइंटर है ये कितने बाइट्स मूव करेगा। अब चूँकि ये देखिए, स्टेटमेंट जो है उसमें है प्लस इक्वल 3, यानी 3 जंप्स लगाने हैं। एक जंप जो है वो कितने बाइट्स का है, 4 बाइट्स का, तो 2 जंप हो गए 8 के और तीसरा जंप हो गया 12 बाइट्स का। ठीक है, 12 बाइट्स। इसमें आपने याद रखना है, अगर इंट की जगह कोई और आता है तो आप गूगल से उसके बाइट्स सर्च कर लें कि वो कितने बाइट्स जगह लेता है। उस हिसाब से आपने जितने जंप्स होंगे उतनी बार उसे जमा कर लेना है। दूसरी चीज़ इसमें
के प्लस इक्वल 3, ये है जंप्स की तादाद। जंप्स की तादाद जितनी होगी आपने उतनी बार प्लस करना है। वैल्यूज़ चेंज कर सकता है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट C++ साइंटिक्स। अच्छा जी, C++ साइंटिक्स है किसके लिए? अरे के लिए। 10 उसका साइज़ है और उसकी डेटा टाइप जो है वो इंट है। ठीक है, तो इसके लिए न्यू लिखेंगे, इसकी डेटा टाइप लिखेंगे और अंदर साइज़ लिखेंगे। अब अंदर साइज़ जो लिखते हैं वो हमेशा बड़ी ब्रैकेट्स में आता है, तो बड़ी ब्रैकेट्स में ये देखें 1 और ये 2, बाकी ये 2 तो गए ना, क्योंकि इनमें छोटी ब्रैकेट्स आ रही हैं जो कि फंक्शन को शो कर रही हैं। ये आ गई 2 बड़ी ब्रैकेट्स, और इनमें चूँकि इसका क्या कहते हैं, इसने डायनामिकली स्पेस एलोकेट करनी है, न्यू है, तो इसलिए यही इसका सिंटैक्स बनता है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। अ पॉइंटर इज़ अ स्पेशल वेरिएबल दैट कंटेन मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर याद रखें, पॉइंटर आपकी कोडिंग में कोई रोल प्ले नहीं करता, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके डाटा जहाँ पड़ा होता है उसका एड्रेस बताता है कि ये चीज़ कहाँ पड़ी है, ये चीज़ कहाँ पड़ी है। तो इसका ताल्लुक सिर्फ मेमोरी एड्रेस से होता है पॉइंटर का। रेफरेंस वैल्यू डेटा टाइप द कोड इज़ रिटन टू डैश द प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। ये तो याद करने वाला है, आप पे ही करो याद इनो। अच्छा जी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन बी परफॉर्म थ्रू फंक्शन। ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म होती है। ये आ गया जी ऑपरेटर्स टू ओवरलोड। 2 ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। थोड़ा सा ये भी आप देख लिया करें। अच्छा जी, यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं इनमें सिर्फ एक ऑपरेंड होता है, सिर्फ एक। ठीक है, और यूनरी ऑपरेटर्स आर अप्लाइड टू द लेफ़्ट ऑफ द ऑपरेंड, यानी ये ऑपरेटर जो है ना ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड पे रखे जाते हैं। जैसे है ये एंड का साइन, रो का साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे नॉट कहते हैं, जिसके साथ आगे वो नॉट बन जाता है। और बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो ये हैं। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, बताएं जी इनमें से 1-2 ये उठा के दे दें, एक आधा ये दे दें, तो पूछ सकते हैं यूनरी ऑपरेटर कौन सा है। ये भी पूछ सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर कौन सा है। ठीक है, और नीचे देखें ये भी ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। ओके, अब चलें हम अपने MCQs की फ़ाइल की तरफ। When a value is referred by a normal variable, then it is known as direct reference। अच्छा, कह रहा है कि जी अगर हम कोई भी वैल्यू वेरिएबल के थ्रू रेफ़र करें तो वो डायरेक्ट रेफरेंस होता है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट रेफरेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है कि आप किसी भी वैल्यू को मेमोरी एड्रेस के थ्रू रेफ़र कर रहे हों। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपने एक पार्सल भेजना है, और आपने कहा कि जी ये फ़लाँ बंदा जो है उसको पार्सल दे दें, ये आगे पहुँचा देगा। ठीक है, आपका काम है उस बंदे को पार्सल देना, वो आगे फ़लाँ मकान जो भी गली मोहल्ला है वहाँ तक पहुँचा देगा। ये तो हो गया वेरिएबल, यानी बंदा वेरिएबल है, वेरिएबल के थ्रू, तो ये था डायरेक्ट रेफरेंस। अगर आपने ये कहा कि बंदे से कहा कि जी आपने पार्सल लेके जाना है फ़लाँ लोकेशन पे, वो लोकेशन जो है वो आगे ले जाएगी खुद ही। ठीक है, तो अब आपने जो दरमियान में रेफरेंस रखा हुआ है वो बंदे का रेफरेंस नहीं रखा हुआ, बल्कि किसी जगह का रेफरेंस रखा हुआ है। जब आप किसी एड्रेस का रेफरेंस दे के आगे लेके जाते हैं किसी को, तो वो होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। इन शॉर्ट, वेरिएबल के थ्रू रेफरेंस हो तो वो डायरेक्ट रेफरेंस होता है, मेमोरी एड्रेस या किसी भी एड्रेस के थ्रू रेफरेंस हो तो वो इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। Which of the following function is used to increase the size of already allocated memory chunk?
पहले से मेमोरी एलोकेट की हुई है। अब आपके पास पहले से एक चीज़ की मेमोरी है, यानी 5 मरले का घर है, आपने उसको दाएं बाएं जगह पड़ी हुई है खाली, तो अब आप उसको 7 मरले करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जब 7 मरला करेंगे तो अब क्या करेंगे, आप जस्ट अपडेट करेंगे, आप दोबारा से उसे री एलोकेट करेंगे। एलोकेट पहले से किया हुआ था, अब आप उसको री करेंगे, मतलब कि री एलोकेट। अब री मैंने इसलिए कहा है कि इसमें आप असल में री एलोकेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला फंक्शन जो है वो चलेगा, री ALLOC, जिसे एलोकेट कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू जो है जो भी मेमोरी ऑलरेडी एलोकेट की जा चुकी हो उसका साइज़ चेंज करना हो तो उसके लिए ये फंक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये वाली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है, ये मिड में भी आपने देखा होगा। द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स सीन, सी आउट वगैरह वगैरह, ये किस हेडर फाइल में होते हैं, iostream.h वाली हेडर फाइल के ये 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं। ठीक है जी, सी इन यूज़र से डाटा लेता है और सी आउट जो है वो यूज़र के मथे मारता है, यानी डाटा स्क्रीन पे शो करवाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ओवरलोडेड डिलीट ऑपरेटर फंक्शन टेक्स द सेम पैरामीटर एज एन आर्गुमेंट रिटर्न बाय न्यू ऑपरेटर फंक्शन। ये सही है, इसकी इसने नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोग खुद देख लेना। आगे चलते हैं, टाइम भी कम है। व्हेन एन array of object is created dynamically then there is no way to provide parameterized constructors for array of objects। अच्छा, इसमें आपने जो रिमेंबरिंग पॉइंट है वो है डायनामिकली। जब अरे डायनामिकली क्रिएट होती है तो उसके कंस्ट्रक्टर जो हैं वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, डायनामिकली अरे जब क्रिएट होती है, ये वैसे आप रट्टा मार लें, सी जो है ये यूनिक्स की लैंग्वेज है, ये भी आसान है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज कोड, बिल्कुल ठीक। इसमें आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ, एक मशीन लैंग्वेज कोड होता है और एक यूज़र लैंग्वेज कोड होता है। जो मशीन, अच्छा, इसको मशीन लैंग्वेज कोड को लो लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, लो लैंग्वेज कोड कह लें। अब जो लो लैंग्वेज है वो मशीन के करीब होती है और मशीन की अंडरस्टैंडेबल के लिए होती है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो यूज़र के लिए होती है और यूज़र उसको अंडरस्टैंड करता है। ये मशीन के लिए की जगह से हटा के तो ये लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। वी कैन नॉट डिफाइन अ फंक्शन एज अ फ्रेंड ऑफ अ टेम्पलेट क्लास। हम टेम्पलेट क्लास के लिए भी फ्रेंड फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं क्योंकि वो तो दोस्त हैं। ये देखें, क्लास टेम्पलेट्स कैन हैव फ्रेंड्स और फलां 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 फलां, खुद ही देख लें आप लोग। अब आते हैं यहाँ पे, अब ज़रा कोड की तरफ आते हैं। वट विल द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट पे गौर करें, ए इज़ इक्वल टू 3, बी इज़ इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब ज़रा गौर करें, ए की वैल्यू ए के डब्बे में आपने पहले 3 डाल दिया, फिर आपने कहा कि बी जो है वो ए के इक्वल है। अभी प्लस प्लस की तरफ मैं नहीं आ रहा, बी ए के इक्वल है। इट मीन्स आपने ए के डब्बे में जब 3 डाला, उसके बाद ए को मिटा के उसकी जगह आपने बी लिख दिया क्योंकि आपने बी को ए के इक्वल कहा, तो ये बी वाले डब्बे में आ गया 3। ठीक है, जब आपने बी वाले डब्बे में 3 रख दिया तो फिर आपने कहा ए की वैल्यू जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब है 1 बढ़ा दें। जब 1 बढ़ गया तो यह कितना हो गया, 4। ये 4 जो है ये वापस जाएगा इसके पास। ठीक है, अगर तो ये प्लस प्लस पहले होता, ए से पहले होता, तो फिर बी के डब्बे में 3 और एक 4 होता। चूँकि
ये ए के बाद आ रहा है प्लस प्लस, तो ये वैल्यू ऐड होगी नेक्स्ट टर्न पे दोबारा जब इसके पास आएगा। तो जब प्लस प्लस ऐड हुआ ए में, ए के पास ऑलरेडी 3 था, उसमें एक ऐड हुआ 4, तो ये 4 इज इक्वल टू बी नहीं आएगा, बल्कि ये 4 जाएगा ऊपर वापस इसके पास, तो ये ए के खाने में 4 आ जाएगा। इट मीन्स ए के पास वैल्यू 4 है और बी के पास वैल्यू 3 है। आगे समझ नहीं आई, रट्टा मार लो उन फिर। अच्छा जी, उसके बाद इस कोड को देखें। इसमें ये है इंट बी इज़ इक्वल टू स्टार ए प्लस 2। कह रहा जी ए वाला जो है उसमें 2 प्लस करें, चलें ठीक, रिटर्न बी, और मेन यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। इंट एक्स इज़ इक्वल टू 6, एक्स में 6 पड़ा हुआ है और डिस्प्ले करवाओ किसको, 6 को, तो यानी पहले तो आ गया ना डिस्प्ले में 6। उसके बाद कह रहा है डिस्प्ले कराओ इस फंक्शन को, ऐड वैल्यू इस फंक्शन को, ठीक है जी। इस फंक्शन के अंदर ये देखें, ये फंक्शन है, इसके अंदर ये चल रहा है और इस फंक्शन के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। ऐड वैल्यू 2 आ गया, साथ में रेफरेंस किसका दे दिया, x का, वो क्या था 6, तो ये हो गए 6 में 2 प्लस किए 8 हो गए। यहाँ 6 प्रिंट होगा, यहाँ 8 प्रिंट होगा और नीचे फिर जस्ट प्रिंट है x, तो यहाँ भी 6 प्रिंट हो जाएगा, तो 6 8 6, ये आपका आंसर आता है 686। अब आते हैं जी, डैश इज़ अ यूज़र सॉरी डैश इज़ यूज टू ट्रेस द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम एंड करेक्ट द लॉजिकल एरर्स। सीधी सी बात है, डीबगर जो है इसका काम होता है नुक्ताचीनी करना, गलतियां निकालना और गलतियों को ढूंढना, ठीक है। वैसे गलतियां ठीक करना भी होता है, यानी हमारे यहाँ तो वो कीड़े निकालती हैं ना बीबियाँ, या कोई दोस्त होते हैं तो उनका काम होता है सिर्फ कीड़े निकालना, कीड़ों को ठीक करना नहीं। तो इसका काम दोनों ही होते हैं, कीड़े निकालना भी और उनको ठीक करना भी। न्यू एंड डिलीट, ये न्यू और डिलीट ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, और मैलॉक और फ्री ये दोनों फंक्शंस हैं, ठीक है। चिन 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 like member functions dash can also access the private data members of a class। अब देखें, ये मैंने तीनों चीज़ें बताता हूँ, मेंबर फंक्शंस, प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। अब देखें, जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं किसी भी क्लास के, यानी प्राइवेट वाले एरिया में जो भी वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, 2 वेरिएबल्स हैं प्राइवेट वाले एरिया में, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, तो वो दोनों तो प्राइवेट वाले एरिया के मेंबर हुए ना, तो दोनों एक दूसरे को एक्सेस तो कर सकते हैं क्योंकि वो एक ही एरिया में पड़े हुए हैं। इसके अलावा उनको और कौन एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा उनको फ्रेंड फंक्शंस भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट एरिया में पड़े हों, चाहे वो पब्लिक एरिया में पड़े हों, प्रोटेक्टेड एरिया में पड़े हों, या क्लास में कहीं भी पड़े हों। फ्रेंड फंक्शंस सबको एक्सेस कर लेते हैं। विच सिचुएशन वुड रिक्वायर द यूज़ ऑफ अ नॉन मेंबर ओवरलोडेड ऑपरेटर, ये तो बस रटा लगाने वाला है। द लेफ्ट मोस्ट ऑपरेंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ये आपने वैसे याद करना है। आगे चलते हैं, द स्ट्रीम इंजर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, ये दोनों तरह के ऑपरेटर्स जो है ना, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स में पहले से ओवरलोडेड होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ओवरलोडेड होते हैं। If we define an identifier with a statement this is this, then during the execution of the program the value of pi remains constant। क्यों बोला? अच्छा,
पाई की वैल्यू तो हमें पता है ना कि यही होती है, ठीक है। अगर तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखें तो फिर तो हमें पता है कि एक डिजिट आ गया है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम इसका नाम लिख दें पी आई, हम पाई लिख दें, तो पाई चूँकि एक वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल की वैल्यू जो है वो तो कहीं भी चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट क्यों रहती है कि जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले वो इसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में जाता है और चेक करता है उसमें क्या है, उसमें उसे डिफ़ाइन मिलता है। जब डिफ़ाइन मिलता है तो वो फिर आगे पाई की वैल्यू जो भी है उसको चेंज नहीं करता। कंपाइलर सबसे पहले इसको देखता है। इन शॉर्ट आपने जहन में रखना है कि अगर यहाँ पे डिफ़ाइन आ जाए तो फिर पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो है एज इट वैसे ही आएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर इज डैश एसोसिएटिव, राइट एसोसिएटिव। Whenever dynamic memory allocation is made in C++, it is freed। जी, ये C++ में डायनामिक मेमोरी जब एलोकेट की जाती ना, यानी डायनामिकली मेमोरी को घेरा जाता है, तो प्रोग्राम के रन होने के बाद वो मेमोरी फ्री हो जाती है, वो खाली हो जाती है ताकि किसी और के इस्तेमाल में आ जाए। इसलिए इसके लिए एक्सप्लिसिटली जो है वो लाजमी, यानी वाज़े तौर पर फ्री हो जाती है। ठीक हो गया। The appropriate data type to store the number of rows and columns of the matrix int, वैसे int ही होगा, इसलिए कि इसमें मैट्रिसेस जो हैं, नहीं, नॉन ऑफ दीज ऑप्शंस, कोई भी फिक्स नहीं है, तीनों भी आ सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट इनिशियलाइज द चंक ऑफ मेमोरी टू ऑल ज़ीरो। ये कह रहा है कि कौन सा फंक्शन है जो मेमोरी को ज़ीरो लेवल यानी इनिशियलाइज नहीं करता। ये है मेमोरी एलोकेट। मेमोरी एलोकेट मीन इसने मेमोरी एलोकेट कर दी है। देखें, malloc फंक्शन डिफर्स फ्रॉम calloc in the way that the space allocated by malloc is not initialized and contains any values initially। ठीक है, ये जब फंक्शन आता है तो फिर कोई ना कोई वैल्यूज़ लेके आता है। The function free returns back the allocated memory got through calloc and malloc to heap। अच्छा, ये जो भी इन दोनों फंक्शंस ने मेमोरी एलोकेट की होती है ना, ठीक है, उसको दोबारा रिटर्न करने के लिए आप ये फ्री फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये काम जो है ये जिस तरतीब से होता है उस तरतीब को हीप कहते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको देसी तरीके से बता रहा हूँ, हीप कहते हैं। विड्थ फंक्शन, ये किसका मेंबर है? ये वही iostream.h वाली हेडर फाइल जो है ना, उसमें ये पड़ा होता है और उसी में ये सी इन और सी आउट दोनों पड़े होते हैं, किसी एक का नहीं है, दोनों का है। टेम्पलेट्स आर नॉट टाइप सेफ। टेम्पलेट्स जो हैं ये सेफ टाइप है, गलत लिखा है उसने। A matrix can be composed of int, float or double as their elements. Best way is to handle this। अब देखें, ये ऊपर वो आया था ना, किधर चला गया ये, तो मैंने आपसे कहा था कि ये तीनों में हो सकता है। तो ये देख लें, मैट्रिक्स के बारे में था ना, तो ये देख लें, अब इसने खुद लिखा हुआ है, कहाँ चला गया,
हैं। A matrix can be composed of int, float, double or doubles as their elements. Best way to handle this, use templates। कह रहा है मैट्रिक्स के लिए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल होता है, और इसमें आपका ये जो है ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ओके, आगे चलें। इन इफ स्ट्रक्चर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ कंडीशन में स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होती हैं जब कंडीशन ट्रू होती है। यानी फ़र्ज़ करें मैंने कहा अगर बारिश होती है तो तुम रुक जाना। अब बारिश अगर हुई, कंडीशन ट्रू हुई, तो फिर जो मैंने उसे कहा ना कि तुम रुक जाना, तो स्टेटमेंट उसके लिए ट्रू हो जाएगी कि वो रुक जाएगा। और अगर बारिश ना हुई तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो फिर वो जो रुक जाने वाली स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगी, उसको आना पड़ेगा। तो इफ़ स्ट्रक्चर में अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो फिर ही, यानी कंडीशन ट्रू हो, फिर ही स्टेटमेंट जो है ना उसके अंदर वाली एग्जीक्यूट होती हैं, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होती। हेडर फाइल दिस इज ऑफ द स्ट्रीम क्लासेस, ये सारी क्लासेस का नाम याद कर लें, समझाने वाला नहीं है। टू एक्सेस द डाटा मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर डैश इज़ यूज, डॉट ऑपरेटर। जब भी आपने मेंबर्स को एक्सेस करना हो तो डॉट लगा लगा के नाम लिखते जाते हैं और वो कोड आपके पास आना शुरू हो जाता है डॉट के साथ। ई ऑफ, बैड, गुड, क्लियर, ये सारे मैनिपुलेटर्स हैं, सही हैं। Which kind of functions can access private member variables of a class? आपको ये पहले पढ़ा हुआ है, प्राइवेट मेंबर्स को फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर लेते हैं। द रिटर्न टाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन मस्ट ऑलवेज बी वॉइड। कह रहा है रिटर्न टाइप किसी भी ऑपरेटर फंक्शन की लाजमी वॉइड होती है? नहीं जी नहीं, रिटर्न टाइप जो है वो कोई भी हो सकती है। अगर ना दें तो फिर बाई डिफ़ॉल्ट वॉइड होती है, अगर दें तो फिर जो दें वही होती है। फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज़ नॉन मेंबर फंक्शन। मेंबर भी वैसे हो सकता है, नॉन मेंबर भी हो सकता है, आप यही समझें कि मेंबर नहीं होता। फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। कह रहा जी ये फ्रेंड फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कह रहा है लाजमी तौर पर क्लास से बाहर डिफ़ाइन करें। क्लास से बाहर नहीं भाई, क्लास के अंदर भी डिफ़ाइन आप कर सकते हैं, बल्कि क्लास के अंदर अंदर ही उसने चलना होता है, वो चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड एरिया हो। नॉर्मल सोर्स ऑफ सीन ऑब्जेक्टिव। सीन क्या होता है? यूज़र से कोई चीज़ लेना। यूज़र आप बैठे हैं तो नॉर्मली आप ज़ाहिर क्या आप अपना कोई भी आर्गूमेंट देंगे या कुछ भी देंगे तो आप कहाँ हिदायत कहाँ से देंगे? कीबोर्ड के ज़रिए देंगे, कीबोर्ड के ज़रिए लिखेंगे ना आप। Which of the following is the correct way to initialize a variable x of type int? पहले डाटा टाइप आती है, फिर वेरिएबल का नाम आता है, और अगर उसकी वैल्यू हो तो इज़ इक्वल टू 10 और आगे सेमी कॉलन आता है। ये देखें, पहले डाटा टाइप आ गई, फिर वेरिएबल का नाम आ गया, इक्वल 10 और सेमी कॉलन। कंसिडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखें जी, इंट ये फंक्शन है एक, उसमें वैल्यू क्या दी हुई है 10। उसके बाद ये मेन फंक्शन, हाँ इसमें इंट वेरिएबल है नम, इसकी वैल्यू क्या है 5। सी आउट नम, ये वैल्यू डिस्प्ले होगी तो ये होगी 5। अब आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं, ये भी तो नम है। ये वैल्यू जो है ये इस फंक्शन से रिलेट करती है, ठीक है, इस फंक्शन से। जहाँ ये फंक्शन आएगा वहाँ पे इसकी वैल्यू 10 होगी। अच्छा ये 5 है तो यहाँ पे आ जाएगी 5, पहले डिस्प्ले में आएगा 5। उसके बाद है फंक्शन नम, तो फंक्शन नम की में वैल्यू क्या है 10, तो इसका आंसर आएगा 5 और 10, बाकी नीचे छोड़ें, 5 10 ये आ गया जी। ये आप खुद देख लें। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ टू डिक्लेयर 2 डायमेंशनल अरे ऑफ फ्लोट डाटा टाइप। अच्छा जी, अरे आपने डिक्लेयर करनी है, डाटा टाइप उसकी क्या होनी चाहिए? फ्लोट।
तो पहले आएगी डाटा टाइप, ये देखें जी डाटा टाइप, उसके बाद अरे का नाम ARR, इसने नाम खुद ही लिखा हुआ है, और उसके बाद 2 डायमेंशनल, 2 वैल्यूज़ आएंगी बड़ी ब्रैकेट्स में, ये देखें 2 2, ठीक है जी। ये इसका करेक्ट सिंटैक्स आ गया। ये वैसे याद करने वाला है, हीप इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन साइज, ठीक है। वाइल कॉलिंग फंक्शन द आर्गुमेंट्स आर असाइन टू द पैरामीटर्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट, कैसे समझाऊँ, आर्गुमेंट्स आर असाइन, बस ठीक है याद कर लें, टाइम निकल जाना फिर। क्लासेस डिफाइंड इन साइड अदर क्लासेस आर कॉल्ड डैश क्लासेस। कह रहा जी जो क्लासेस के अंदर डिफाइन होती हैं, एक क्लास है ABC के नाम से, उस क्लास के अंदर आप XYZ के नाम की एक और क्लास बना दें, तो वो जो XYZ की जो क्लास है उसे हम कहेंगे नेस्टेड क्लास, ठीक है, नेस्टेड क्लास। ये रिपीट हो रहा है। विच वैल्यू इज रिटर्न बाय द डिस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास, अ पॉइंटर टू द क्लास ऑब्जेक्ट स्टेटस, हाँ जी। डिस्ट्रक्टर डो नॉट रिटर्न अ वैल्यू, डिस्ट्रक्टर हमेशा वेस्ट करते हैं, वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय करके स्पेस को खाली करते हैं। डिस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल या किसी ने भी जगह घेरी होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय करने के बाद जगह खाली करते हैं ताकि नया कोड, नए वेरिएबल्स उसकी जगह पर आ सके। तो लिहाजा ये रिटर्न वगैरह जो है ना ये कुछ नहीं देते, रिटर्न में मैदान खाली देते हैं। एवरी क्लास कंटेन बोथ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। क्लास को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब क्लास हम डिफ़ाइन करते हैं तो क्लास ने मेमोरी में जगह तो घेरनी ना कोई, तो जो जगह उसने घेरनी है उस घेरने के लिए कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर कंस्ट्रक्टर उसको स्पेस एलोकेट करवाता है। जब क्लास रन हो गई, काम उसका ख़त्म हो गया, तो अब जगह खाली भी चाहिए, तो उसी क्लास को खाली डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अगर डिस्ट्रक्टर ना हो ना तो क्लास ने मेमोरी में जगह घेरी है वो उसी के पास रहेगी, चाहे उसकी बाद में ज़रूरत हो या ना हो। फिर क्या होगा, आप 10 क्लासें, 20 क्लासें, 30 क्लासें अपने कोड में डिफ़ाइन करते हैं, काम लेते हैं, वो 30 की 30 फिर भी पड़ी रहेंगी और प्रोग्राम आपका हैवी होता जाएगा, और जैसे जैसे प्रोग्राम चलता जाएगा प्रोग्राम की रनिंग जो है ना वो स्मूथ नहीं होगी, भारा हो जाएगा और फिर लोड ज़्यादा लेगा। अ टेम्पलेट फंक्शन हैव कम से कम एक आर्गूमेंट तो लेता है, ठीक है ना। ऊपर सबसे ऊपर हमने किया था जेनरिक डाटा टाइप, यानी एक आर्गूमेंट तो उसका पक्का होता है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज ये आपने वैसे याद कर लेना। व्हेन अ कॉल टू अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन finishes, the variable defined inside the function is still in existence। ये फॉल्स है जी। देखें ना, आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन यानी क्लास यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल की, वो आया, उसने अपना काम किया, तो काम क्या हो गया, फिनिश, ख़त्म हो गया। अब वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है क्या अभी भी मेमोरी में पड़ा रहेगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा? तो उसका आंसर ये है कि जब उसका काम ख़त्म हो गया ना तो अब उसके मेमोरी में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, अब उसको वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो यही कह रहा है द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल जो है वो मौजूद नहीं रहेगा, उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल हो जाएगा। प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है, जब ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो क्या चेंज हो सकती है? ना, तरतीब चेंज नहीं होती। प्रेसिडेंस कहते हैं वो होता है ना कि
आपके पास आ जाए 5 ज़रब 6 जमा 4, तो आपको पता है कि पहले हम जमा नहीं करेंगे बल्कि पहले ज़रब करेंगे। 5 ज़रब 6 करेंगे तो ये इसे कहते हैं प्रेसिडेंस के फर्स्ट पहले कौन सा अमल होगा और बाद में कौन सा होगा। तो ड्यूरिंग ओवरलोडिंग इट कांट बी चेंज। ये फिर दोबारा आ गया। डिलीट ऑपरेटर इज़ यूज टू रिटर्न मेमोरी टू फ्री विच इज़ एलोकेटेड बाई न्यू ऑपरेटर। देख लें, न्यू ऑपरेटर ने मेमोरी घेरी, अब उसको खाली करना है तो डिलीट ऑपरेटर ने वो आएगा और उस मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा, यानी डिस्ट्रॉय कर देगा। पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल विच स्टोर मेमोरी एड्रेस। ये पता ही आपको, मेमोरी एड्रेस ही स्टोर करता है। ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर स्टार्टेड विद अ सिंबल हैश। ये वाला जो हेडर फाइल्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो सारी, सॉरी हेडर फाइल्स की बात नहीं कर रहा, ये इस हैश टैग से स्टार्ट होती हैं। ये है जी ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2, ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट 1 विल कॉल द असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन। कह रहा है ये 1 जो है ना ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और ऑब्जेक्ट 2 जो है वो आर्गुमेंट पास करेगा। बिल्कुल सही कह रहा है। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन डीएलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर से आपने मेमोरी को करना है डिस्ट्रॉय, उड़ाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टर को पहले कॉल करेंगे फिर मेमोरी डीएलोकेट होगी। ज़ाहिर है जिसने ज़िबा करना है, छुरी फेरनी, पहले बंदा बुलाएंगे तो फिर ही छुरी फिरेगी ना। ये तो नहीं ना कि पहले छुरी फिर जाए और उसके बाद बंदा बुलाएं। डिस्ट्रक्टर पहले आएगा और वो आके छुरी फेरेगा। ये आसान ही है, ये आप खुद देखें। और ये आ गया, ये कह रहा है जी हेडर फाइल से आपने आईओ स्ट्रीम जो है ना हेडर फाइल उसको कॉल करनी है, तो उसके लिए कौन सी डायरेक्टिव यूज़ होगी। तो ये सही है, शार्प इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच वाली। नंबर है देखें पॉइंट वाला आ रहा है ना 544.53। अगर पॉइंट वाला नंबर आ जाए तो उसके लिए फ्लोट होती है, अगर सादा नंबर आ जाए तो उसके लिए इंट होता है, अगर कोई करैक्टर आ जाए ABC वगैरह आ जाए तो उसके लिए ये होता है करैक्टर। शॉर्ट जो है वो सादा नंबर के लिए भी होता है। अ टेम्पलेट फंक्शन कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स। ठीक है, आ गया जी कोड। इसमें कह रहा है जी इनफाइनाइट लूप जो है वो कैसे बनेगा इस कोड में। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इसको उठाएं, इतना कॉपी करें, कॉपी करके तो अपने डेव C++ में पेस्ट कर दें, इस फाइल को सेव कर लें। सेव करने के बाद आप इस नंबर की जगह 01 की जगह 0 2 3 लगा के चेक करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा इनफाइनाइट लूप जो है वो किस में आता है। सबसे बेहतरीन तरीका। टेम्पलेट क्लास कैन नॉट हैव स्टैटिक वेरिएबल्स। टेम्पलेट क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड विद बिट मैनिपुलेशन। ये अनसाइंड इंटीजर जो है ये बिट मैनिपुलेशन में इस्तेमाल होता है। ये भी रटा ही है, ये भी आपने याद करने वाला है। स्ट्रक्चर इज़ द कलेक्शन ऑफ डैश अंडर अ सिंगल नेम। ठीक है, ओनली वेरिएबल्स अंडर अ सिंगल नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट C++ सिंटैक्स टू एलोकेट स्पेस डायनामिकली। और ये पहले भी पढ़ा हुआ है हमने। और यूनरी ऑपरेटर इम्प्लीमेंटेड एज मेंबर फंक्शन। अगर यूनरी ऑपरेटर मेंबर फंक्शन है तो वो 0 आर्गूमेंट्स लेगा। अगर नॉन मेंबर फंक्शन है, मेंबर नहीं है, तो वो 1 आर्गूमेंट लेगा। मेंबर फंक्शन है तो वो उस एरिया के अंदर ही है, लिहाजा उसे आर्गूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉन मेंबर फंक्शन है तो इट मीन्स उस एरिया से, उस रूम से बाहर है, तो उसे कम से कम 1 आर्गूमेंट तो लेना पड़ेगा उसके अंदर जाने के लिए।
द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ ओवरलोडेड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इज़, आउटपुट स्ट्रीम होती है इसकी, वो जो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं उनको कहते हैं। और सेकंड जो होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास होता है, यानी जो भी वेरिएबल का नाम होता है। वी कैन आल्सो डू कंडीशनल कंपाइलेशन, ये खुद देख लें आप लोग, ये भी देख लें, ये पहले से किया हुआ है। ये नेस्टेड क्लास वाला ये भी कर चुके हैं हम, ये वाला भी हो गया है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ राइट एसोसिएटिव, ये भी कर लिया हुआ है। इफ़ टेक्स्ट इज़ अ पॉइंटर ऑफ क्लास स्ट्रिंग देन व्हाट इज़ द मीन बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टेक्स्ट इज़ इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, कितने 5 की, 5 साइज़ का। तो क्रिएट्स एन अरे ऑफ 5 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स स्टैटिकली, नहीं, क्रिएट्स एन अरे ऑफ 5 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स डायनामिकली, ये डायनामिकली के लिए है। ये ऊपर ना चेंज करके, आइडिया चेंज करके ऊपर ये क्वेश्चन जा चुका है। द कोड इज़ रिटर्न टू डैश द प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, ये प्रोग्रामर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है। स्टार डॉट डॉक इज़ डैश बाई टाइप, ये स्टार डॉट डॉक है ना, ये MS वर्ड की फ़ाइल की बात कर रहा है। और स्टार का मतलब है कोई भी नाम हो सकता है, जितनी भी हैं। ये है रैंडम एक्सेस फ़ाइल, इसमें आप यानी जब ये यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ना, स्टार किधर गया, स्टार डॉट डॉक, तो ये रैंडमली सर्च करेगा, उसे यहाँ से बाहर से एक ही ये फ़ाइल मिली और इसने ये ओपन कर दी है। ठीक है जी, ये रैंडम एक्सेस फाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये एन डिफाइन नहीं है, एन ना होता तो फिर तो ये होती। द रिटर्न टाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन मस्ट ऑलवेज बी वॉइड, ये भी पहले जा चुका है, ये भी जा चुका, नहीं ये नहीं जा चुका। व्हाट डज स्टार दिस रिप्रेजेंट्स, स्टार, अब ये स्टार दिस जो है ना, ये ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट्स के अंदर है, यानी ये फंक्शन की आर्गूमेंट्स वाले हिस्से में है, लिहाजा ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये क्लास के अंदर मौजूद है तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर वैसे होता तो ये पॉइंटर होता। द स्टेटमेंट सी इन डॉट गेट इज़ यूज टू डैश, अब देखिए सी इन जो है ये यूज़र से डाटा लेती है, यानी, और सोर्स हमने ऊपर पढ़ा था ना, सी इन के लिए सोर्स जो है ना वो कीबोर्ड होता है, तो ये कीबोर्ड से कोई ना कोई डाटा लेगी। गेट आम तौर पर करैक्टर के लिए होता है, ठीक है, जब करैक्टर कीबोर्ड से उठाना हो तो रीड अ करैक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, ये आप लोग खुद देख लें। वाइड पॉइंटर पहले भी हो गया है। ये क्या है, द सेकंड पैरामीटर ऑफ ऑपरेटर फंक्शन दिस आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास वी आर ऑपरेटर, ये भी ठीक है। ये भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव ये होता है कि अगर आपने कहीं पर TRUE ट्रू वेरिएबल बनाया है और उसका T कैपिटल लिखा है, और कहीं पे आपने वेरिएबल बनाया है TRUE ट्रू और उसका T स्मॉल लिखा है, तो ये दोनों को सेम नहीं कहेगा, ये दोनों को अलग अलग वेरिएबल कहेगा। कैपिटल वाला उसके लिए अलग है और स्मॉल वाला उसके लिए अलग है, इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। ये भी हो चुका है। जेनरिक डाटा टाइप ये भी हो गया है। द टेम्पलेट, हाँ जी ये भी हो गया है हमारा। What will be the correct syntax to assign an array named ARR of 5 elements to a pointer PTR? जब आपने असाइन करना होता है ना, तो फिर उसकी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसका नाम चलता होता है। आपने अरे को ARR इसको असाइन करना है PTR के साथ। तो
चूँकि पी टी आर एक पॉइंटर है तो इसलिए स्टार पी टी आर इज़ इक्वल टू मीन असाइन टू अरे, स्टार पी टी आर असाइन टू अरे, ठीक है। इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे भी आपको पता चल रहा है पॉइंटर पी टी आर, ये देखें पॉइंटर पी टी आर इज़ असाइन टू अरे, ठीक है जी। इसकी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती। व्हाट विल द करेक्ट सिंटैक्स टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ फोर्थ एलिमेंट ऑफ एन अरे यूजिंग पॉइंटर पी टी आर। एक तो ये पी टी आर 3 कर दिया, ये चौथा एलिमेंट एक्सेस करना था। नंबर 3 क्यों लिखा हुआ है? इसलिए कि फ़र्स्ट एलिमेंट जो है ना वो 0 पोजीशन पे होता है, सेकंड एलिमेंट 1 पे, थर्ड 2 पे और फोर्थ जो है वो 3 पोजीशन पे होता है। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा, अगर हमने छोटी ब्रैकेट्स लेनी है तो फिर हमें ये रेफरेंस देना पड़ेगा, स्टार पी टी आर प्लस 3 इफ़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ आर साइन ऑफ, ये हो गया हुआ है। अगर ये सिंबल आ जाए, एंड वाला साइन आ जाए, वेरिएबल का नाम आ जाए और डाटा टाइप आ जाए, ये 3 चीज़ें आ जाए तो वो जो शक्ल बनेगी वो होगी रेफरेंस वेरिएबल। और अगर सिर्फ ये सिंबल आ जाए और वेरिएबल आ जाए, डाटा टाइप ना आए, तो वो एड्रेस होता है वेरिएबल का। डाटा टाइप आ जाए तो रेफरेंस वेरिएबल है, ना आए तो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल है। ये पहले हो चुका है। ये रट्टा मार लें, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर कैन बी प्रोवाइडेड इनसाइड द बोथ फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन डेफिनेशन। नेस्टेड वाला कर लिया हुआ है, ये आसान सा है, ये देख लें। व्हाट पर्पस डू क्लासेस सर्व, डाटा इनकैप्सुलेट करती हैं, यानी डाटा को कवर कर लेती हैं। एक कन्वीनियंट वे ऑफ मॉडलिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में प्रोवाइड करती हैं, कोड को सिंपलीफाई करती हैं। ये हो चुका है। हर क्लास में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों होते हैं, एक लाने के लिए और एक उसे मिटाने के लिए। न्यू ऑपरेटर इज़ यूज टू एलोकेट मेमोरी फ्रॉम द फ्री स्टोर ड्यूरिंग रन टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज़ डिफाइंड इनसाइड एन अदर क्लास देन, ठीक है जी। कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन करें तो फिर डिस्ट्रक्टर ऑफ इनर ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड फर्स्ट। सबसे पहले आपने जो अंदर जो डिफ़ाइन किया हुआ है ना, पहले उसको उड़ाएंगे, फिर बाहर वाले को उड़ाएंगे। समझ आ गई? अगर आपने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लास के अंदर, किसी क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया है तो पहले ऑब्जेक्ट को उड़ाने के लिए आप उसका डिस्ट्रक्टर बुलाएंगे। ऑब्जेक्ट उड़ गया, क्लास खाली होगी, फिर क्लास को उड़ाने के लिए उसका डिस्ट्रक्टर बुलाएंगे। इट इज़ पॉसिबल टू डिफ़ाइन अ क्लास विद एन अदर क्लास। क्लास के अंदर क्लास डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऊपर हमने कई पढ़े हुए हैं जिसे नेस्टेड क्लास भी कहते हैं। न्यू एंड डिलीट आर आल्सो यूज्ड विद क्लास एंड डाटा टाइप्स एज वेल। क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड डाटा टाइप्स एज वेल। ठीक है जी, ये भी ठीक है। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू कॉपी एन अरे टू एन अदर अरे, कह रहा है एक अरे को दूसरी अरे से यानी कॉपी करना है तो दोनों का साइज़ और डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, फिर ये एक दूसरे के साथ कॉपी हो सकती हैं। ये देख लें आप खुद ही। EOF बैड गुड क्लियर ये भी जा चुके हैं, ये सारे मैनिपुलेटर्स हैं। ओवरलोडेड न्यू ऑपरेटर फंक्शन टेक्स पैरामीटर ऑफ टाइप दिस एंड रिटर्न्स वाइड पॉइंटर। न्यू ऑपरेटर जो है फंक्शन जो है ज़ाहिर है वो वाइड पॉइंटर जो है
वही रिटर्न करेगा। व्हेन न्यू ऑपरेटर इज़ ओवरलोडेड एट ग्लोबल लेवल, न्यू ऑपरेटर जब ग्लोबल लेवल पर ओवरलोड किया जाए तो फिर करस्पॉन्डिंग बिल्ट इन न्यू ऑपरेटर, तो उसके अंदर जो करस्पॉन्डिंग बिल्ट इन न्यू ऑपरेटर होता है विल नॉट बी विजिबल टू द होल प्रोग्राम, तो फिर वो सारे प्रोग्राम के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबली बाहर हमने ओवरलोड कर दिया हुआ है। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन स्टेटमेंट इन द ब्लॉक ऑफ अ फॉर लूप है, उसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द लूप ब्लॉक। कह रहा है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ जाए ना फॉर लूप में, तो यानी 2 स्टेटमेंट्स आ जाए, 3 स्टेटमेंट्स आ जाए, तो उनको दरमियानी ब्रैकेट्स के साथ कवर किया जाता है। अगर एक स्टेटमेंट हो तो फिर करली ब्रेसेस लगाना ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा हों तो उनके स्टार्ट और एंड पे करली ब्रेसेस लगाई जाती हैं, लाजमी है। फॉर लूप नहीं है, वाइल लूप हो उसमें भी यही होता है, इफ़ एल्स हो तो उसमें भी ऐसे ही होता है। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो उनमें करली ब्रेसेस लगानी पड़ती हैं। द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू मस्ट बी वाइड, जो वैल्यू रिटर्न नहीं करती वो वाइड ही होती है। यूनिक्स जो है ये C++ लैंग्वेज में, ठीक है। लाइक मेंबर फंक्शंस डैश कैन आल्सो एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्रेंड फंक्शंस जो हैं एक्सेस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ बेस्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन, ये भी हो चुका है। द ऑपरेटर ये भी हो चुका है। द एंड लाइन कहते हैं इसको, एंड फ्लश आर मैनिपुलेटर्स। इफ़ द सिंबॉलिक कांस्टेंट हैज़ बीन डिफाइंड इट विल बी एन एरर टू डिफाइन इट अगेन, अगर सिंबॉलिक कांस्टेंट आपने डिफ़ाइन कर दिया है तो दोबारा डिफ़ाइन नहीं करना। जैसे पाई है, आपने डिफ़ाइन कर दिया है तो दोबारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कास्टिंग इन C इज़ स्टैंडर्ड डैश ऑपरेटर, कास्ट ऑपरेटर। ये याद करने वाली चीज़ें, इसमें तो समझाने वाला कुछ नहीं है।